बड़ी बात यह है कि वोटिंग के दौरान ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट कर दिया। हालांकि इस प्रस्ताव को कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसे शब्द से करेंगे जो आज दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज से सोशल मीडिया के हर ट्रेंड तक सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये शब्द है मेलोडी, जो अब सिर्फ एक हैशटैग नहीं है बल्कि इसे वैश्विक कूटनीति का नया ट्रेंड कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिन 5 देशों की यात्रा पर थे, उसका आखिरी पड़ाव इटली है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इटली और भारत के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई एक ऐसे वीडियो की जो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जॉर्जिया मेलोनी को एक टॉफी का पैकेट दे रहे हैं और इस टॉफी का नाम है मेलोडी, यानी पीएम मोदी और मेलोनी की कूटनीतिक केमिस्ट्री का वो कोड जो पहली बार 2023 में चर्चा में आया था। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर आज देश में भी सियासी तापमान मौसम के तापमान से ज्यादा महसूस किया गया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अब इस वीडियो को भारत में देश के नेता और राजनीतिक विश्लेषक सुविधा अनुसार डिकोड कर रहे हैं। आमतौर पर एक आम आदमी कूटनीति को बहुत गंभीर बंद कमरों की बातचीत और औपचारिक मीटिंग के तौर पर देखता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी और मेलोनी की ये कूटनीति अलग है। ये डिप्लोमेसी सिर्फ आधिकारिक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हल्के फुल्के अंदाज में दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा है कि दोनों देशों के संबंध बहुत सहज, मजबूत और दोस्ताना है, जहां प्रोटोकॉल के साथ पर्सनल केमिस्ट्री भी है। वैसे इसके सबूत के तौर पर सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की कई और तस्वीरें हैं जो पीएम मोदी की ओर से शेयर की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार शाम को ही इटली पहुंच गए थे, जहां उनका अलग अलग जगह पर भव्य स्वागत किया गया। कहीं भारतीय मूल के लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया, तो रोम में इटली के एक चित्रकार ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की जो काशी के एक घाट की थी। इस तस्वीर को भी खुद पीएम ने पोस्ट किया। चित्रकार जियाम पाओलो की तारीफ की और बताया कि भारतीय संस्कृति के प्रति उनका जुनून 4 दशक से भी ज्यादा पुराना है। इसके बाद पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की, साथ में डिनर किया और एक कार में साथ बैठकर यात्रा की। आपने गौर किया होगा, आजकल कार डिप्लोमेसी वाला ट्रेंड भी दुनिया में खूब चल रहा है। फिर पीएम मोदी मेलोनी के साथ रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम भी गए, जिसकी तस्वीर मेलोनी ने पोस्ट की और लिखा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इस तस्वीर के बैकग्राउंड में आप जो जगह देख रहे हैं वो असल में ऐतिहासिक कोलोसियम है और पत्थर कंक्रीट की ये विशालकाय इमारत आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। मूल रूप से इसे पवेलियन एम्फीथिएटर कहा जाता है, जहां खूंखार ग्लैडिएटर्स की जंग और खेल हुआ करते थे। आज पीएम को इटली में मिलिट्री ऑनर से सम्मानित किया गया। मेलोनी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें तकनीक से लेकर व्यापार तक कई अहम मुद्दों पर बात हुई। My friend Narendra Modi has been leading India since 2014, but today this is his first bilateral mission to Italy. The last visit of an Indian Prime Minister on a bilateral mission prior to this one dates back to the year 2000, 26 years ago. And today with this visit, not only are we bridging this gap, a very popular way of saying Parishram hi safalta ki kunji hai, which means tough work is the key to success. पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए
विस्तृत रूप से चर्चा की। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। वैसे तस्वीरें तो इटली से कई आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कलेश पीएम मोदी और मेलोनी की मेलोडी वाली तस्वीर पर ही हो रहा है। इसकी शुरुआत रायबरेली दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक पोस्ट के साथ हुई, जिसमें उन्होंने लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जुबानी कटाक्ष भी किया। सुनो, युवा डिप्रेशन में है, कैंसर हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात से मेलोडी शब्द चर्चा में आया हो। पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये 7वीं मुलाकात है। इसकी शुरुआत 2022 में इंडोनेशिया में होने वाली बाली सम्मेलन से हुई थी, लेकिन दोनों नेताओं की कूटनीतिक केमिस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड तब हुई जब 2023 में दुबई में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी पीएम मोदी से मिली और उनके साथ की तस्वीर को #मेलोडी के नाम से पोस्ट किया। तब भी ये मेलोडी मोमेंट पूरी दुनिया में वायरल हो गया था, लेकिन इस बार युद्ध के हालात के बीच देश में चिंता का अलार्म बज रहा है। इसीलिए विपक्ष को इस तस्वीर में बड़ा मुद्दा दिख रहा है और इसे कैश कराने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहता। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा, वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी दिए हैं। भारत और इटली के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। उसका लाभ दोनों देश को होने वाला है और यही वजह है कि हमारे जो यूएस से ट्रेड डील हुई थी, उसके बाद यूरोप के देशों में भारत के प्रति लगाव और बढ़ा है। और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी, अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको किया हमें नहीं मालूम। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब देश में महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही, बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही, तो प्रधानमंत्री जी इटली भ्रमण कर रहे हैं और देशों में जा रहे हैं और वहां करके आ रहे हैं, कोलिसियम में घूम रहे हैं। वैसे आज ये समझना जरूरी है कि पिछले 4 वर्षों में पीएम मोदी और मेलोनी की 7 मुलाकातें सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पीछे दोनों देशों का कूटनीतिक लाभ भी है। 4 वर्ष में डिफेंस, AI, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी तक भारत इटली की साझेदारी मजबूत हुई है, जिसका जिक्र इटली पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। कभी भारत इटली के रिश्ते सिर्फ सामान्य दोस्ती जैसे थे, लेकिन अब इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिल गया है। इसका मतलब यह है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के बड़े मुद्दों जैसे सुरक्षा, आतंकवाद और समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर एक दूसरे का साथ देंगे।
जब दो देशों के नेता बार बार मिलते हैं, महत्वपूर्ण समझौते करते हैं, तो बड़ी और नामी कंपनियों का भरोसा भी बढ़ता है। यही वजह है कि भारत इटली के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 14 से 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है और इसे 2029 तक 20 अरब यूरो मतलब लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाने का टारगेट है। इसी तरह इटली को दुनिया में सबसे शानदार मशीनरी, कार के पुर्जे, बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। इस दोस्ती का फायदा यह हुआ है कि इटली की कंपनियां भारत में आकर फैक्ट्रियां लगा रही हैं। दोनों देशों के बीच पहले ही एक खास समझौता हुआ है जिसके तहत भारत के छात्रों के लिए इटली जाकर पढ़ना आसान हो गया है। यानी भारतीय युवाओं के लिए भी यूरोप के दरवाजे खुले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बड़ा बाजार है, जबकि इटली के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और एआई जैसे एडवांस युग में तकनीक का ये कॉकटेल भी दोनों देशों के लिए लाभदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे पर टिप्पणी से पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन पर एक तीखा और विवादित हमला किया। रायबरेली की एक रैली में राहुल गांधी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस गद्दार है। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी काफी नाराज है। बीजेपी और दूसरे दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसके बाद से गद्दार शब्द काफी ट्रेंड कर रहा है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर राहुल गांधी का ये बयान बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को जहरीली मानसिकता, बेहद छोटी सोच और घोर हताशा वाला कहा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के राहु हैं जो देश के माहौल को गंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। शब्दावली छोड़िए ना, आज देश के मन में क्या शब्द हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम तो फिर भी ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। जिनकी कोई काबिलियत नहीं है उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया, थोपा गया है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि मैं गांधी परिवार का चिराग। और प्रधानमंत्री जी जब दुनिया भर में जाते हैं वो देखते हैं कि किस तरह दुनिया उनको सम्मान देती है, उस मुल्क का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, तो राहुल गांधी जी उसको देखकर फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। कुल मिलाकर विदेशों में पीएम मोदी का मेलेडी वाला गिफ्ट और देश में राहुल गांधी का पीएम पर विवादित बयान चर्चा में काफी गर्म रहा। हालांकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो अपने गद्दार वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। राहुल के बयान पर बढ़ी सियासी गर्मी। अब उस गर्मी की बात भी कर लेते हैं जो भारत को झुलसा रही है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं।
हालात यह है कि हीट मैप में भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी शहर भारत के हैं, जिसमें से 40 शहर उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें बांदा सबसे गर्म है, जहां तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी गर्मी अपने पीक पर है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली, एनसीआर तक 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि दिन में तो गर्मी पड़ ही रही है, रात में भी हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। बांदा में तापमान का 48 डिग्री से ऊपर जाना एक चेतावनी की तरह है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पेड़ पौधों की कमी है। एक शोध के मुताबिक बांदा में ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधे और जंगल सिर्फ 3% रह गए हैं। बुंदेलखंड के दूसरे जिलों जैसे चित्रकूट, झांसी और ललितपुर में भी ऐसे ही हालात हैं। इस इलाके में खनन भी गर्मी बढ़ने की एक बड़ी वजह है। सूखी नदियों और खनन वाले क्षेत्रों से सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिससे बैक रेडिएशन बढ़ गया है। पहाड़ों के कटान की वजह से गर्म हवाएं सीधे मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। कुदरत का एक चिंताजनक अलार्म मैदानी इलाकों के साथ साथ उन पहाड़ों पर भी बज रहा है जहां लोग गर्मी में छुट्टियां मनाने जाते हैं। हो सकता है आपका भी ऐसा कोई प्लान हो, लेकिन पहाड़ में गर्मी की आग तप रही है। हीट वेव मीटर के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है, जिसके बाद अचानक शहर में एसी की मांग बढ़ गई है। उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल में भी पारा 30 डिग्री के ऊपर जा चुका है। हिमाचल की राजधानी शिमला में तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, तो ऊना में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी आप गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों में जाना चाहते हो तो ये जान लीजिए कि गर्मी वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। पूरे भारत में इस वक्त भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से लेकर अभी तक टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री पहुंच चुका है। पानी पीने के बाद तुरंत प्यास लगती है और इतनी गर्मी तो हमने कभी देखी नहीं थी इस टाइम में। हमारे साथ हमारे कुछ लेडीज भी है, वो तो बीमार पड़ गई अभी, इतना हालत खराब है। कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। पीने का पानी के साथ साथ नींबू पानी की ज्यादा डिमांड है। बहुत है। कितनी? बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत है ना, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा चाहिए। हाँ चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी पारा लगातार अपने नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि लगातार एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर में हीट वेव चल रही है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अब लोग एसीज की जो खरीदो फरोख्त है उसमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं थी। एसी का यहाँ पर मामलात ही नहीं होते थे एसी कश्मीर में। आज बोले कश्मीर में इतने एसी बिकते हैं, इतने कंपनी के पास उतने मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। कितना होगा लगभग? 45-48। आने जाने में क्या दिक्कत होती है? लू बहुत चलती है, लपट भी चलती है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है। तो बच्चे कैसे निकलते हैं? अरे देख रहा है तो साथी बांध गया निकल। उत्तर भारत के फेमस पिकनिक स्पॉट में शामिल और चंडीगढ़ का आइकॉनिक पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाली सुखना लेक क्या अब सूखने लगी है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरा जो सुखना लेक में जो गाद जमा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। आपको सुखना लेक के ये किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर पानी रहता है, लेकिन ये किनारे सूखे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ आप सबके मन में एक सवाल होगा, आखिर इस बार सूर्यदेव ऐसा सितम क्यों ढा रहे हैं? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? तो सुनिए, मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है। पहला जवाब, अल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इस बार यही स्थिति है। दूसरी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मार्च से मई के बीच आने वाली नम हवाएं हैं। उत्तर भारत में इसकी वजह से बारिश होती है। बारिश की वजह से गर्मी पर ब्रेक लगता था, लेकिन कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की संभावना कम है।
वहीं और देशों में और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक और वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। वैसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही गर्मी से असली राहत दिलाता है, जो दक्षिण अरब सागर में प्रवेश कर गया है। इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने जानकारी दी है कि देश में इस बार मानसून काफी कमजोर रह सकता है, जिससे गर्मी का सीजन लंबा चल सकता है। ऑलमोस्ट एनसीआर दिल्ली के लिए यही सिनेरियो रहेगा। हमारा हीट वेव को लेके 7 दिन के लिए एनसीआर दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बेसिकली इस समय अगर मैप में देखेंगे तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया के ये हिस्से हीट वेव की ग्रिप में है। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल तो पूरा ग्रिप में है। 7 दिन की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू प्रिवेल करता रहेगा, जिसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, उसके कुछ हिस्सों के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है। अदरवाइज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा के लिए 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा हिमालयन रीजन में भी 2 दिन के लिए हमारा येलो अलर्ट है हीट वेव को लेकर। भारत में हरियाली कम होने से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन चीन अब नई तरह का शहर बसा रहा है, जिसके 70% हिस्से में हरियाली होगी, 30% हिस्से में निर्माण होगा। इस शहर का नाम शियोनगान है, जिसे फ्यूचर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्मार्ट और आधुनिक होने के साथ साथ खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आरक्षण के नाम पर पिछड़ों वाली राजनीति की स्पीड अचानक तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव ने आरक्षण के नियम कमजोर करने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीडीए ऑडिट आरक्षण की लूट नाम का एक दस्तावेज जारी किया। 32 पन्नों की इस बुकलेट में यह बताया गया है कि 10 वर्षों में यूपी में कहां और कितनी आरक्षित सीटों की लूट की गई। इस बुकलेट में यह दावा किया गया है कि 10 वर्षों में 22 परीक्षाएं प्रभावित हुई, जिनमें कुल 11,514 से ज्यादा पीडीए आरक्षित सीटों की लूट हुई। 2019 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिला। ओबीसी वर्ग को 27% के बजाय बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास है। अखिलेश यादव ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर 90 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे और सत्ता में आते ही जातीय जनगणना करवाएंगे। संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। वर्चस्ववादियों ने माना कि अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है तो लोगों के आरक्षण के अधिकार को किसी तरह खत्म करो। वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। वर्चस्व की लड़ाई अब समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर फिर सुनाई पड़ने लगी है, इसीलिए वो आज सारा ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके पीडीए का राग अलाप रहे हैं। इनका तो ये ड्रामा है, नाटक है। सर्व समाज के साथ साथ SC ST OBC का भी अगर किसी ने भला किया है तो वो कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। अखिलेश यादव की इस पीडीए बुकलेट में शिक्षक भर्ती का खास तौर पर जिक्र है।
इसमें दावा किया गया है कि वर्ष 2019 के 69,000 सहायक शिक्षक में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, यानी करीब 23.14% आरक्षण की कमी का दावा किया गया है। अनुसूचित जाति को 21% की बजाय 16.2% आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण के मुकाबले शून्य प्रतिनिधित्व मिलने का आरोप लगाया गया। बुकलेट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने पीडीए वर्ग के 30% सीटों के घोटाले को माना है। यह भी कहा गया कि यूपी सरकार ने 2022 के चुनाव से पहले स्वयं ये स्वीकार किया था कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। सरकार ने एसटी वर्ग की 1,133 पदों को खाली छोड़ दिया। इस बुकलेट में आरक्षण की लूट के वार्षिक आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लूट 2019 में बताई गई है, जिसमें 8,021 से ज्यादा पदों की लूट हुई। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है, यानी ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को काफी फायदा हुआ था। 2027 में वो इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकते हैं। अब बात गर्मी की। गर्मी सिर्फ वातावरण में नहीं है, राजनीति भी काफी गर्म है, खासकर बंगाल में। चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल की राजनीतिक गर्मी में कुछ ठंडे पानी के छींटे पड़ने की उम्मीदें थीं, लेकिन वहां गर्म पानी के राजनीतिक छींटे पड़ रहे हैं और इस बार मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। मामला यह है कि बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के पशुओं के वध पर रोक है और कहा यह गया है कि पशुओं को काटने से पहले उनका फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे यह पता चलेगा कि वो 14 वर्ष से ज्यादा के हैं। इस नियम में गाय, भैंस, बैल जैसे गौवंश के पशुओं को रखा गया है। बकरीद से ठीक पहले सरकार ने ये रोक तो लगा दी, लेकिन अब संकट यह है कि बकरीद पर कुर्बानी होती है, लेकिन नियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के पशुओं का वध कर नहीं सकते हैं। इससे निपटने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और विधायक अख्तरुल-जमान ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में सरकार के इस नियम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम बकरीद की कुर्बानी की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करता है। इससे पशुपालन और पशु व्यापार से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मवेशी कारोबार प्रभावित होगा। नियम पर रोक लगे और राहत दी जाए। टीएमसी सांसद और विधायक की याचिका पर अभी फैसला नहीं आया है। इस बीच बंगाल के मुस्लिम धर्म और बकरीद में कुर्बानी देने वाले लोग काफी चिंतित हैं। सरकार का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। जो मुसलमान लोग को जो बकरीद पुस्तकों पर भी आज कानून जारी कर दिया है, कानून जारी करके ये रोकने का कोशिश करता है कि इसके बावजूद भी धर्मियों जो नेता लोग संगठन है, हिंदू या मुसलमान सबको शांति रखने के लिए आवेदन किया है। बकरीद जो हो रहे हैं ये जो रिलीजियस जो राइट्स है, ये हर धर्म के लिए रिलीजियस राइट्स एक तरफ होना चाहिए। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग अपना राइट्स मांग रहे हैं। तो हम लोगों का राइट्स लागू नहीं हो रहे, हम लोगों का राइट्स ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसका भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कानून है, हम लोग कानून को अमल करने को तैयार हैं। सरकार से हमारी अपील है कि इसको इंतज़ाम कर दीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। देखिए, गाय का मसला है ना, उसके अलावा जो जानवर है, भैंस है, बैल है, ये सब जो जानवर है, तो इसके बारे में तो व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में तो अलाउ होना चाहिए। जो गाय स्लॉटर को लेकर जो नियम बंगाल में है 1950 का आइन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आइन है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार इसको इस्तेमाल नहीं किया है और वोट बैंक का राजनीति किया है, लेकिन जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट करना है।